छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एक मतदान केंद्र आज से करीब 15 साल पहले देश भर में सुर्खियों का विषय रहा, जो आज भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन ने यहां पर जंगल के बीच बसे एक परिवार के 2 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया था। लेकिन आज वहां पर मतदाताओं की संख्या 5 हो गई है और इस बार भी प्रशासन ने वहां पर मतदान केंद्र बनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होने हैं। कोरिया जिले की भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इलाके के कम आबादी वाले गांव शेराडांड में केवल 5 ही वोटर हैं। फिर भी चुनाव आयोग यहां पोलिंग बूथ बनाएगा। आसपास के इलाके से इस गांव की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। यहाँ मैं 2013 से वोट दे रहा हूँ। अब चौथा वोट पुरने वाला है। अब तो 5 मतदाता यहाँ हो गए, नहीं तो 2 मतदाता रहे। 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से अब 5 हो गए। खराब कनेक्टिविटी के अलावा गांव कई दूसरी समस्याओं से भी जूझ रहा है। गांव वाले साफ पानी और बिजली की कमी के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के नाकाफी बुनियादी ढांचे की शिकायत करते हैं। कुछ ही देर पहले हमारे यहाँ संज्ञान में आया है कि कुछ वहाँ पे इश्यूज हैं, कुछ समस्या हैं, तो हमने वहाँ पे टीम को भेजा है चेक करने के लिए। यदि आचार संहिता में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होगी तो तत्काल निर्वाचन के बाद वो भी समस्याएं उनको एड्रेस करें। प्रशासन का कहना है कि वो ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने की हर संभव कोशिश करेगा। हालांकि आदर्श आचार संहिता की वजह से उसके हाथ बंधे हैं। विकास के काम आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद ही संभव हो पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के मंदिर में मत्था टेका और पूजा अर्चना की है। जिसके बाद अमित शाह ने लालबाग मैदान में जनसभा को संबोधित किया और भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि भूपेश सरकार कांग्रेस का पेटीएम का काम कर रही है और जो यहाँ के जनता का पैसा दिल्ली पहुंचाती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शहीद प्रवीर भंजदेव, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडादुर की धरती पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी। दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। आज मैं यहाँ हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताने आया हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बीजेपी के हाईटेक प्रचार रथों को भोपाल प्रदेश बीजेपी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, पिछड़ा प्रदेश बनाया था, बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 1.25 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने भी 2003 के बाद 2014 तक प्रदेश की सरकार काम करती रही, केंद्र का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसा मिला कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता चला गया और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चमत्कार किया है। चौतरफा प्रगति और विकास। आज मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूं। 5 लाख किलोमीटर सड़कों का जाना, 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का उत्पादन 2900 से बढ़ा के 29,000 मेगावाट। और एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा पहुंचे हैं। खनिया थाना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और सम्मेलन में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। तो ऐसे में यह लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर गरीब जनता का क्या होगा। समय है विकास का, समय है प्रगति का। एक तरफ विकास प्रगति, राष्ट्रवादी सोच, माँ भारती के प्रति समर्पण, और दूसरे तरफ कुर्सी, भ्रष्टाचार, स्वयं की सोच, कुर्ता फाड़ने वाली सोच। जनता को इन दोनों सोचों के बीच में अपना निर्णय लेना है। मुझे पूरा विश्वास है अल्प समय हम लोगों को मिला, 3 वर्ष नहीं 15 महीने मिले कि 2 साल तो कोरोना में चले गए। 15 साल उस कांग्रेस की 15 महीने उस कांग्रेस की सरकार और 15 महीने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जमीन आसमान का अंतर है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराएगा। ग्वालियर में बीजेपी के नेता इमरती देवी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग की है कि डबरा को जिला बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि डबरा को जिला बनाने से फायदा होगा। मैंने ईमानदारी से काम किया है, कभी मेरे पे कोई एक आरक्षण नहीं लगा सकता। जिस दिन लगा देगा मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगी। श्री महाराज साहब, मैं तो एक ही चीज कहना चाहती हूँ, चाहे बाद में मुझे इसके बाद टिकट मत देना, लेकिन जिला जरूर बना देना। यही गिनती है महाराज, यही मैं आपसे कहना चाहती है। और ये मेरे क्षेत्र की भावना भी है। अगर भावना है तो सब जने हाथ उठा के बता दो कि जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे आप महाराज साहब गाँव से भी कहें, लेकिन मेरे डबरा को एक बार जिला बना दो, सोई में राजनीति खत्म कर दूँ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में सियासी दलों का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को चिट्ठी लिखी और जनता से समर्थन की मांग की अपील की है। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार के जरिए मध्य प्रदेश के विकास का भरोसा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिट्ठी को सार्वजनिक किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश को हमेशा पीएम मोदी का स्नेह मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक तौर पर सहयोग इस मध्य प्रदेश को दिया है। उन्होंने हमेशा से मध्य प्रदेश को अपने दिल में बसाकर तो रखा ही है, जिसकी परिणति यह हुई कि अनवरत विकास के पथ पर हम अग्रसर हैं। अब मध्य प्रदेश विकास का मॉडल पूरे देश के लिए गरीब कल्याण, महिला उत्थान और समग्र प्रोत्साहन का मॉडल बन गया है। हर मौके पर प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी को खूब प्यार दिया है, तो यह अटूट रिश्ता ही प्रदेश के भाग्य को उदय कर रहा है कि आज ये पत्र साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मध्य प्रदेश की जनता के लिए कितना उनका स्नेह और आशीर्वाद इस मध्य प्रदेश की जनता को मिला। उनका स्नेह मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता से है। मैं ये पत्र आपके सामने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी भेजी है, इस पत्र को
इस स्नेहिल पत्र को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाव इस पत्र के माध्यम से 64,523 बूथों पर 5,60,00,000 तो मतदाता हैं ही, लेकिन 9.5 करोड़ जनता तक इस पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये पत्र भी मैं मीडिया के मित्रों को आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चुनावी माहौल में सबसे जरूरी काम हथियार को जमा कराना होता है ताकि वोटिंग के समय कोई बड़ी घटना न घट सके। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में लाइसेंसी हथियारों को एक शान के तौर पर लिया जाता है। यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी हथियारों का प्रदर्शन बड़े जोर शोर के साथ किया जाता है। शायद यही कारण है कि प्रदेश में सबसे अधिक हथियारों के लाइसेंस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है। लेकिन अब चुनावी मौसम में हथियार जमा कराने वाले की लंबी लंबी लाइन लग रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता से ग्वालियर चंबल संभाग में हथियार जमा करने वालों की भीड़ लग गई है। लोग अपनी लाइसेंसी बंदूकें जमा करने के लिए पुलिस स्टेशनों के सामने लंबी लंबी लाइन में देखे गए। चुनावों की वजह से प्रदेश भर में कड़ी चेकिंग चल रही है और सभी असला लाइसेंस धारकों को अपनी बंदूकें जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी चुनाव में कोई हिंसा या गड़बड़ी न कर सके। चुनावी माहौल को देखते हुए एमसीसी लगने के बाद अभी पहले 16 तारीख लास्ट डेट थी, अभी कलेक्टर महोदय ने उसको 19 तारीख तक बढ़ा दिया है। अभी तक कम से कम 85% के आसपास हमारे जो वेपन हैं वो जमा हो गए हैं। 15% के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं हर थाना क्षेत्र से कि आप जल्दी से जल्दी अपने लाइसेंस को जमा करवा दें, और अन्यथा अगर आप 19 तारीख के बाद में अगर आपने जमा नहीं कराया तो लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। बंदूकें और हथियार चंबल क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव और रुतबे का प्रतीक है, जो शादी समारोह जैसे मौकों पर सरेआम प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ थाने पे अभी राइफल जमा करने आते, आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन का टाइम है, राइफल जमा करने आए थे। चंबल संभाग में राइफल रखने का जनता का इसलिए शौक है क्योंकि आन वान शान है और हर जगह पर चंबल का नाम चलता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 1 लाख से अधिक लाइसेंसी बंदूकें हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक इलाके के लगभग सभी घरों में लाइसेंसी बंदूकें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता से ग्वालियर चंबल संभाग में हथियार जमा कराने वालों की भीड़ लग गई है। लोग अपनी लाइसेंस से बंदूकें जमा कराने के लिए पुलिस स्टेशनों के सामने लंबी लंबी लाइन में देखे गए हैं। चुनावों की वजह से प्रदेश भर में कड़ी चेकिंग चल रही है और सभी असलहा लाइसेंस धारकों को अपनी बंदूकें जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आगामी चुनाव में कोई हिंसा या गड़बड़ी न हो सके। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता से ग्वालियर चंबल संभाग में हथियार जमा करने वालों की भीड़ लग गई है। लोग अपनी लाइसेंसी बंदूकें जमा करने के लिए पुलिस स्टेशनों के सामने लंबी लंबी लाइन में देखे गए। चुनावों की वजह से प्रदेश भर में कड़ी चेकिंग चल रही है और सभी असला लाइसेंस धारकों को अपनी बंदूकें जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी चुनाव में कोई हिंसा या गड़बड़ी न कर सके। चुनावी माहौल को देखते हुए एमसीसी लगने के बाद अभी पहले 16 तारीख लास्ट डेट थी, अभी कलेक्टर महोदय ने उसको 19 तारीख तक बढ़ा दिया है। अभी तक कम से कम 85% के आसपास हमारे जो वेपन हैं वो जमा हो गए हैं। 15% के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं हर थाना क्षेत्र से कि आप जल्दी से जल्दी अपने लाइसेंस को जमा करवा दें।
केशकाल विधायक संतराम नेताम नामांकन भरने कोंडागांव निर्वाचन शाखा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन भी कोंडागांव में होगा। केशकाल एवं कोंडागांव दोनों विधानसभा से प्रत्याशियों का नामांकन भरा जाएगा। आज हमारे सीनियर लीडरों के साथ एक सेट में नामांकन भरा हूं। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी यहां आएंगे और कल हमारे कोंडागांव के माननीय मोहन मरकाम जी और मैं खुद एक सेट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहां रैली के साथ आकर पुनः एक सेट फॉर्म भरेंगे। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 5 साल के जो कार्य है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, संपूर्ण हमारे प्रदेश के आम जनता के लिए जो काम किए हैं, उस पर हमारे प्रदेश की जनता मुहर लगाएगी और पुनः 2023 दिसंबर में हमारी सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वही शक्ति कलेक्टर जिले के चंद्रपुर सीट से प्रत्याशी राम कुमार यादव ने चंद्रपुर स्थित चंद्रहांसनी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है और डोर टू डोर संपर्क शुरू किया है। उन्होंने दोबारा टिकट देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है, साथ ही जनहित में काम करने का भरोसा दिया है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, चाहे वो दिल्ली के हमारे तमाम नेताओं हों, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के सभी नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने फिर से एक गरीब बच्चे ऊपर आज विश्वास जीते हैं और मेरे को आज फिर से दोबारा यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मौका दिए हैं। और ये हमारे परंपराएं हैं, जब भी कोई अच्छा काम करना होता है, लोगों के बीच में जाकर के आशीर्वाद लेना होता है, उसके पहले अपने घर का देवता धामी है, वो सभी को हम मनाते आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे सभी का एक परंपरा है। जी, आज़ाद भारत में हमारे चंद्रपुर विधानसभा में पहले ऐसे विधायक हैं जो एक गरीब घर से, बहुत ही गरीब घर से आते हैं और 5 साल का उनका कार्यकाल इतना बढ़िया था कि हर वर्ग उनसे खुश है। हमेशा चुनाव को लेकर सुर्खियों में रहने वाला अंतागढ़ विधानसभा इस बार भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कांग्रेस ने विधायक अनूप नाग को प्रत्याशी के सूची से बाहर का रास्ता दिखाकर एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। और इस बात को लेकर कांग्रेसियों में अब घमासान मचा हुआ है। अंदरूनी गुटबाजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस के विधायक अनूप नाग ने अब फैसला कर लिया है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वह इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि नामांकन फॉर्म लेने और साथ ही साथ चुनाव लड़ना अलग बात है। इस बात को लेकर जब विधायक अनूप नाग से पूछा गया तो कहा गया कि पार्टी द्वारा बिना किसी मापदंड के प्रत्याशी सूची से हटाकर एक ऐसे इंसान को प्रत्याशी बनाया गया है जो खुद एक ग्राम पंचायत का चुनाव सैकड़ों वोटों से हारा है। निश्चित रूप से अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुए हैं, उसमें मेरा नाम नहीं है, जिससे आहत होकर मैं ही नहीं, पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहन किसान सभी लोग आहत हुए। और जिस दिन से सूची देखे हैं, लगातार मुझे फोन से कहा जा रहा है कि ये कैसा हो गया, क्यों हुआ, आप मेरे कराए गए कार्य से सभी संतुष्ट थे, इसके बावजूद मुझे आगामी चुनाव के लिए वंचित किया गया। इससे क्षेत्र की जनता आहत हुई और मुझे उनके द्वारा लगातार कहा गया, लगातार कह रहे हैं आज भी कि आप स्वतंत्र रूप से निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार बनिए और चुनाव लड़िए और पूरी जनता हम आपके साथ है।
टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के घर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस अधिकारी और स्थानीय पुलिस की टीम यादवेंद्र सिंह के घर पहुंची है। फिलहाल घर के अंदर पूछताछ चल रही है। यादवेंद्र सिंह बुंदेला टीकमगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। देवास के जिला अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के लिए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक एक बीमार बच्चे के इलाज के लिए जब बच्चे के पिता से महिला गार्ड के जरिए डॉक्टर ने 10,000 रुपए की मांग की है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं सीएमएचओ ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके बारे में भी मैं कोई कमेंट नहीं देना पाऊंगा, है ना, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हमको अप्रोच करते हैं और अननेसेसरी हमें तंग भी करते हैं। तो इसकी तो मुझे देख पर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या इसका रीज़न है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है आपके द्वारा पैसे लेने के बाद गिने भी जा रहे हैं। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि जैसे मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो कई बार मुझे पेशेंट की जो फीस है वो प्राइवेट में आके भी देते हैं, प्राइवेट में आके देते हैं। जो प्राइवेट में जो रहती है कई बार गवर्नमेंट आके मुझे पे करता है। तो उस टाइप का कुछ प्रकार के मुझे देखना पड़ेगा। इस संबंध में मुझे संबंधित व्यक्ति जो है नीरज छोटेलाल कर्मा, उसके द्वारा मुझे शिकायत प्राप्त हुई है कि उससे पैसे लिए गए हैं। मैंने इस विषय में सीएस से भी बात की है और मैं इसकी जांच करवा के तत्काल कार्रवाई करूंगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे ब्रेक का।